का हमारे YouTube चैनल अनुपम क्लासेस पर। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे एकदम और सीटेट की तैयारी में लगे भी होंगे, क्योंकि 7 फरवरी और 8 फरवरी को सीटेट का पेपर भी है। और जस्ट सीटेट का पेपर देने के बाद टेट का भी पेपर सामने आ गया है और वैकेंसी इस बार आएगी ज़रूर, क्योंकि सिलेबस भी जारी कर दिया गया है ऑफिशियली। तो आज हम लोग शिक्षा बाल मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे कुछ पॉइंट को। ये शिक्षा क्या होती है, बाल मनोविज्ञान क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आज समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं शिक्षा का स्वरूप एवं परिभाषाएं। शिक्षा की प्रकृति। बालक में जन्मजात शक्तियां बीज के रूप में होती हैं, जो उचित पर्यावरण या वातावरण मिलने पर प्रकट होती हैं। जैसे एक बालक होता है, जब वह पैदा होता है तो वह एक कोरी स्लेट के समान होता है, एक सादा पन्ना होता है। उस पर आने के बाद, वातावरण से तालमेल करने के बाद उसके पन्ने पे कुछ लिखा जाता है। जिस परिवेश में वह रहेगा, जिस परिवार में वह रहेगा, उसी परिवार के लालन पालन से, उसी परिवेश से ही वह कुछ चीज़ों को अर्जित करेगा। उसी प्रकार का व्यवहार, उसी प्रकार की नैतिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं, हर एक क्षमताएं विकसित होंगी, जिससे उसका पर्यावरण और वातावरण और परिवार के आनुवंशिकता पर भी बल या जोर जाता है। और बच्चे का विकास भी वातावरण और आनुवंशिकता से ही होता है। तो कुछ परिभाषाएं हैं, जिसे बालक में शिक्षा एक बीज की तरह होती है जो जन्मजात होती है। हर एक चीज़, जैसे कृष्ण ने बताया था कि मनुष्य में जन्म लेता है, जब जन्म से ही एलईडी सेट रहता है, भाषा यंत्र जो होती है वो सेट रहता है। वो जो सीखता है समाज से, वह अर्जित करके सीखता है, और नहीं तो बालक में जन्मजात भाषाएं पाई जाती हैं। तो शिक्षा की परिभाषा देख लेते हैं कि शिक्षा ये दार्शनिक के अनुसार जो है, शंकराचार्य ने बताया है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या या शिक्षा वह होती है जो हमें मुक्ति दिलाती है। जितने भी आध्यात्मिक लोग होंगे वह शिक्षा को एक मुक्ति के रूप में मानेंगे, मोक्ष प्राप्ति के रूप में मानेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य के अंदर जो भी शक्तियां हैं, जो भी अंदर निहित शक्तियां हैं, अगर मनुष्य उसको व्यक्त कर रहा है, उस शक्तियों को व्यक्त कर रहा है, तो वही शिक्षा है। जिसके माध्यम से मनुष्य, जिसे कहीं भाषण देने गया, किसी भी लोग से संप्रेषण कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, डिबेट कर रहा है, वह सब शिक्षा है। उसी शिक्षा के कारण ही वो अपनी शक्तियों को, अपने भाषण को, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है। उसे ही शिक्षा कहते हैं। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यह बिल्कुल सही है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारे शरीर में कई प्रकार की चीज़ें, मस्तिष्क में कई प्रकार की भावनाएं, कई प्रकार के विकास होते हैं। अगर वहीं कोई बीमारी है, कुछ भी हुआ है, तो न कोई पढ़ने का मन करेगा, न कुछ करने का मन करेगा। तो इसीलिए अरस्तु ने बताया है कि अगर शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो मानसिक विकास भी उससे प्रभावित होगा। तो शिक्षा की परिभाषाएं, सुकरात ने कहा कि मस्तिष्क में विलुप्त सर्वमान्य विचारों को विकसित करना ही शिक्षा है। सुकरात ने बोला कि जो विलुप्त है मस्तिष्क में सर्वमान्य विचार, उसी को विकसित करना, यदि विकसित किया जाए तो वही शिक्षा कहलाएगी। वैसे तो विचार मस्तिष्क में रहते हैं, केवल उसको अंतर्निहित जो शक्तियाँ होती हैं, विचार होते हैं, उनको प्रकट करना, उनको मोटिवेट करके बाहर निकालना ही शिक्षा है।
जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की उन क्षमताओं का विकास है जो उसे वातावरण नियंत्रित करने की योग्य बनाती है। जॉन डीवी ने कहा कि जैसे बालक वातावरण से समायोजन कर रहा है, वातावरण में समायोजन के योग्य है, तो वह शिक्षा के कारण ही कर रहा है। क्योंकि अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं, स्थितियां हमारे प्रतिकूल रहती हैं, अनुकूल नहीं रहती हैं, तो एक शिक्षा ही होती है जो हमें वहाँ पे समायोजन करने को सिखाती है। वही जॉन डीवी कह रहे हैं कि वातावरण के नियंत्रित करने के योग्य बनाती है। जो अंतर्निहित शक्तियाँ या क्षमताएं होती हैं वह वातावरण के योग्य बनाती हैं। महात्मा गांधी ने कहा, बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास ही शिक्षा है। इन्होंने आत्मा को महत्वपूर्ण माना है, महात्मा गांधी ने। वहीं पर फ्रॉबल सेम यही परिभाषा दिए हैं। फ्रॉबल ने कहा कि बालक या मनुष्य है, उसके शरीर में अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं, उस शक्तियों को बाहर जागृत करना ही विद्या है या शिक्षा है। निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन करती है। जो मानव व्यवहार है, जो यह व्यवहार देखा जाता है मनुष्यों में, यही शिक्षा है। जिसे अगर नैतिक विकास है बालक के अंदर, वो नैतिकता से पेश आ रहा है, तो वह सब शिक्षा के कारण ही पेश आ रहा है। क्योंकि अगर उसके अंदर शिक्षा ना होती तो नैतिकता नहीं होती। इसलिए वास्तव में जो है वो मानव व्यवहार का परिशोधन ही शिक्षा है। उपनिषद और दर्शन। शिक्षा को कई प्रकार से अध्यात्म लोग में आध्यात्मिक तरीके से बताया गया है और दर्शन शास्त्रों में दर्शन के हिसाब से बताया गया है। तो उपनिषद में वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, जिसका विषय दर्शन है, जिसे तत्व मीमांसा के 3 तत्व हैं। एक ईश्वर या आत्मा, दूसरा जीव, तीसरा जगत। और उपनिषद का अर्थ होता है, या उपनिषद की व्युत्पत्ति जो है, उप धन नि धन सद से हुई है। उप का अर्थ होता है समीप, नि का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक और सत का अर्थ होता है बैठना। अर्थात गुरु के पास श्रद्धापूर्वक बैठकर आत्मा की रहस्यमय विद्या को जाननी या जानना ही उपनिषद है। गुरु के साथ बैठकर आत्मा की रहस्यमय विद्या या शिक्षा को जानना ही उपनिषद है। मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। अच्छा, मनोविज्ञान को प्राचीन काल में या ग्रीक युग जिसे हम कहते हैं, उसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे मन का विज्ञान कहा था कि मनोविज्ञान जो है, नहीं, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा था। प्राचीन काल में जैसे प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। धीरे धीरे मध्य युग आया। मध्य युग में लोगों ने विचार किया कि नहीं, ये आत्मा का विज्ञान नहीं, ये मन का विज्ञान है। जो मन के अंदर निहित शक्ति को जाने, वो मन का विज्ञान कहलाता है। तो धीरे धीरे उस पर भी ऑब्जेक्शन हुआ। तो आधुनिक युग आया जिसमें विलियम वुड, इन्होंने कहा नहीं, यह एक चेतना का विषय है। मनोविज्ञान जो है, यह चेतना का विषय है। धीरे धीरे संशोधन आया। फिर समकालीन मनोवैज्ञानिक कुछ आए, जैसे स्किनर, थॉर्नडाइक। स्किनर आए थे, पाउला, वुडवर्थ, और इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वाटसन। वाटसन ने कहा कि ये न तो मन का विज्ञान है, न ही आत्मा का विज्ञान है, और न ही चेतना का विज्ञान है। यह एक व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो होता है वह व्यवहार का विज्ञान है। अर्थात जो बालक सीखता है वो व्यवहारों पर ही सीखता है। अगर बालक के अंतर निहित शक्तियों को जानना है तो सबसे पहले हमको उसके व्यवहार के बारे में जानना पड़ेगा।
इसलिए मनोविज्ञान को वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान न तो मन का विज्ञान है, न तो आत्मा का विज्ञान है और न ही चेतना का विज्ञान है, बस केवल यह व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ दिया भी गया है कि ये सब तो हो गया, विलियम जेम्स और चेतना का विज्ञान बताया है। वाटसन, पाउलाओ स्किनर ने इसे व्यवहार का विज्ञान बताया है। वुडवर्थ का प्रसिद्ध निष्कर्ष। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने अपनी आत्मा का त्याग किया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। वुडवर्थ ने इस परिभाषा एक बनाई मनोविज्ञान की कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान जो है आत्मा का त्याग कर दिया, उसके बाद मन का त्याग किया, फिर वह चेतना का त्याग किया, तब जाके यह व्यवहारों पे पहुंचा है। तब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। और यह पॉइंट इनका पूछा भी जाता है यूपी टेट में। यूपी टेट में फैक्ट पूछे जाते हैं जिसमें ये परिभाषाएं पूछी भी गई हैं वुडवर्थ की, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला परिभाषा है, अब अगला है कि शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध। तो शिक्षा शास्त्र व्यवहार का परिमार्जन या बदलाव, व्यवहार में बदलाव ही शिक्षा है। और मनोवैज्ञानिक तरीके से इसको देखा जाए, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही शिक्षा है। व्यवहार का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रदर्शित करता है, और व्यवहार का या व्यवहार में जो बदलाव है वो शिक्षा के तरीके से प्रदर्शित करता है। तो मनोविज्ञान व्यवहार के परिमार्जन के लिए जब मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। मैकडूगल ने कहा है, यहाँ पे मैकडूगल ने कहा है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह भी इम्पोर्टेंट है, यह यूपी टेट में पूछा जाता है कि किसने कहा है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, तो मैकडूगल ने कहा है। अगला देख लेते हैं कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन, साइकोलॉजिकल मूवमेंट। श्रेय प्रकृतिवादी विचारक जीन जैक्स रूसो। रूसो को आप लोग जानते होंगे, यह एक प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना सर्वस्त्र प्रकृति को ही माना था। उन्होंने कुछ भी घटनाएं होती हैं वो प्रकृति के अंदर होती हैं। प्रकृति जो भी करती है, जो दंड हमें मिलते हैं वो प्रकृति ही देती है। अगर हम प्रकृति का हनन करेंगे प्रकृति हमें दंड देगी, और अगर प्रकृति दंड देती है तो वह बाद में देगी, कुछ देर से देगी, लेकिन वह असहनीय दंड होगा। क्योंकि कहे हैं कि अगर हम प्रकृति का दोहन करते हैं तो प्रकृति हमारा सर्वनाश भी कर सकती है। क्योंकि जैसे कहा गया है कि अगर पर्यावरण को हम नष्ट करेंगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, पेड़ पौधे काटेंगे, तो वह भी हमको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। प्रकृति है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। पिछले कुछ सालों से ऑक्सीजन की कमी भी होने लगी है क्योंकि ढेर सारे वन की कटाई हो रही है। अरावली पर्वत से लेके कई जगह पर्वतों को भी काटा जा रहा है, गिराया जा रहा है, जिससे प्रकृति का हनन हो रहा है। तो रूसो ने वही कहा है कि प्रकृति जो है वह हमें समय से सब कुछ देती है, लेकिन अगर प्रकृति की नहीं सुनने पर तो वह हमें दंड भी दे सकती है। इसलिए रूसो को एक बहुत बड़ा प्रकृतिवादी विचारक माना जाता है। प्रमुख कार्य क्या था कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, रूसो की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी एमिल। इनकी पुस्तक के बारे में टेट में पूछा जाता है कि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए, तो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है एमिल। उन्होंने उसके माध्यम से शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान बालक की ओर आकर्षित किया। इन्होंने शिक्षा को शिक्षक केंद्रित के बजाय बाल केंद्रित माना। वैसे भी इस टाइम शिक्षा जो है चाइल्ड सेंटर्ड है,
क्योंकि पहले जो शिक्षा होती थी वह शिक्षक केंद्रित होती थी, बीच में पाठ्यक्रम केंद्रित आई, उसके बाद अब जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित शिक्षा है। इन्होंने भी बालक को केंद्र माना कि शिक्षा जो होनी चाहिए, शिक्षा जिसको देनी चाहिए उसी को केंद्र मान के शिक्षा देनी चाहिए। उसमें रुचि पैदा करनी चाहिए कि वह किस प्रकार सीखेगा, कैसे उसके अंदर विकास होगा, किस प्रकार से चीज़ों को ग्रहण करेगा, सरल रूप से कि कठिन रूप से। जिस भी प्रकार से बच्चा शिक्षा को ग्रहण करे उस प्रकार से बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का विकास एवं मान्यता। संस्था का योगदान, कौन कौन सी संस्था का योगदान है ये दिया गया कि अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन, यह संस्था योगदान दी है कि स्वतंत्र विषय में 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग और स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। संस्था योगदान में अमेरिका की जो नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन थी, उसमें 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग और स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक जो हैं प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। दिया है कि 1913 में प्रकाशित पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान ने इस विषय को व्यवस्थित आधार दिया। जो थॉर्नडाइक हैं उनकी एक पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, जो 1913 में प्रकाशित हुई। ये इनके बुक के बारे में पूछा भी जाता है। तो इन्होंने उसमें एक सिद्धांत दिया कि अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत भी कहते हैं। इनके इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। इनकी यह बुक 1913 में प्रकाशित हुई थी, जिसे शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, अन्य चीज़ों पे भी किए थे। अब इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के परिमार्जन का विज्ञान है। ये हम लोगों ने देखा है। यह शिक्षक को बालक की क्षमता, रुचियों और व्यवहार को समझने में मदद करता है ताकि शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी हो सके। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में। पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का विषय चेतना है, यह किसका मत है? तो विलियम जेम्स ने कहा था कि यह चेतना है। खैर, और वैज्ञानिक भी इनके साथ थे, मनोवैज्ञानिक। साइकी और लोगस किस शब्द की भाषा है या किस भाषा के शब्द हैं? तो यूनानी भाषा है, जिसे साइकोलॉजी कहते हैं। वो साइकी और लोगस शब्द से बना है, जो यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मैकडूगल ने कहा था। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो यह एडवर्ड थॉर्नडाइक। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, सिद्धांत अनुक्रिया एवं उद्दीपक का सिद्धांत कह सकते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कह सकते हैं, और उसको कई नामों से जाना जाता है। इन्होंने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था, कुत्ते, बिल्ली, कबूतर पर भी इन्होंने अपना प्रयोग किया था। लेकिन जो क्रिया एवं प्रतिक्रिया का ये जो सिद्धांत है, भूल और प्रयत्न का, इसमें इन्होंने बिल्ली का वो किया था। आप सब लोगों को धन्यवाद, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सीटेट का पेपर और क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और पेपर भी अच्छे से दीजिए। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।